हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, 3 तरीके से ये क्वेश्चन है। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका समाजशास्त्र 6 का पेपर है, आपका सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, सोशल रिसर्च मेथड, और दूसरा एमकॉम में जो आपका पेपर है सेकेंड ईयर प्राइवेट में, और एमए सोशियोलॉजी में भी आपका पेपर है रिसर्च मैथोलॉजी का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो एमकॉम में भी है और एमए में भी है ना। सेकेंड ईयर में प्राइवेट में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, और आपका बीए थर्ड ईयर में समाजशास्त्र 6 का पेपर है। ठीक है, तो इसमें मैं जो है आपसे क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ दिन पहले डिस्कस कर चुका था आपसे, तो ये मैं आज आपसे सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और एमकॉम का 8th पार्ट में डिस्कस करूँगा, और एमए का एक तरीके से फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूँगा, क्योंकि सिलेबस आज ही आया है मेरे पास में। तो एमए सेकेंड ईयर आपका रिसर्च मैथोलॉजी का ही पेपर है सोशियोलॉजी में। व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आपको प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज में भी मिलेंगे आपको, है ना। बीकॉम थर्ड ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर तो मैं दे ही चुका हूँ लगभग सभी कुछ, और बीए में भी अब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, और एमए इकोनॉमिक्स के भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है व्यूवर्स, एमकॉम के मैं 4 पेपर्स ऑलरेडी खत्म करवा चुका हूँ। दूसरा पेपर टीजीटी पीजीटी या आपका बीएड एंट्रेंस और नेट के लिए भी है। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूवर्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 79 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आधारभूत मान्यता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि जो है मौखिक प्रवृत्तियों में असमानता, ये कुछ मूक प्रवृत्तियां हैं एक्चुअली। ये थोड़ा सा वर्ड जो है मिस्टेक हो गया गलती से। तो ये है कि मौलिक प्रवृत्तियों में असमानता, है ना, मौलिक शब्द है ये पूरा। ठीक है, और ये ऑप्शन भी है ठीक है आपका कि मौलिक प्रवृत्तियों में असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन में प्रयोग किया जाने वाला स्रोत है। तो साक्षात्कार, समस्या से संबंधित लिखित सामग्री, और समस्या से परिचित व्यक्ति। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन के प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। तो इकाइयों का गहन अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन, व्यक्तित्वों का अध्ययन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी सही आंसर है। निम्नलिखित में से व्यक्तिक अध्ययन की पद्धति का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है। तो डी सही है कि अनेक देशों के लिए। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किस प्रकार के तथ्यों का, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो वह आपका गुणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि शीघ्रतम आंकड़े संकलन करने में सहायक है। तो वह है आपकी प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नों संबंधी प्रपत्र स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं भरा जाता है। तो होता है अनुसूची, इंग्लिश में कहते हैं इसे शेड्यूल। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रविधि, और प्रविधि को हम कहते हैं टेक्निक, है कि जिसमें प्रश्नों की सूची सूचनादाताओं को डाक द्वारा भेजी जा सकती है। तो वो है प्रश्नावली, इंग्लिश में हम कहते हैं क्वेश्चनेयर। व्यक्तिक अध्ययन प्रविधि में के विषय में क्या सही है। तो ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सही है कि यह विधि किसी भी इकाई या उसकी संपूर्णता में अध्ययन करती है। इस पद्धति में गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, और यह अध्ययन मात्रात्मक होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त तीनों सही हैं। अनुसंधान की रीति है, तो संगणना रीति और निर्दर्शन रीति, है ना। तो ये उपयुक्त दोनों है, ए और बी।
संगणना की रीति आधारित है। तो देखिए ये समग्र अथवा समष्टि पर आधारित होती है। 2011 में भारत की जनसंख्या उदाहरण है, तो ये है एक अपरिमित समग्र का, ठीक है। समग्र को हम इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो बी सत्य है कि प्रतिदर्श समग्र का एक अंश है। दैव न्यायदर्श, जिसे हम प्रतिदर्श कहते हैं ना, सैंपल इंग्लिश में कहते हैं, निर्भर करता है। तो देखिए अवसर पर निर्भर करता है। निष्कर्षों की अधिक विश्वसनीयता के लिए न्यायदर्श का आकार, तो वो देखिए सी सही है, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा। सत्य कथन पहचानिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि संगणना विधि में अनुसंधानकर्ता समग्र क्षेत्र का अध्ययन करता है। संभाविता निर्दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, देव निर्दर्शन। जब समस्त इकाइयों के चुने जाने की पूर्ण सद्भावना हो तब कौन सा निर्दर्शन उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, सरल देवदर्शन, ठीक है। चलिए अब ये एक मैचिंग है, ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, तो इसमें मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है कि जो गुडे व हार्ट है ना, तो वो है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो उन्होंने वो किताब लिखी है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। उसके बाद ये सोशियोलॉजी, तो वो सही है बोगार्ड्स की। थर्ड है सिम्पसन तथा काफ्का, तो वो सही है स्टैटिस्टिक्स। और फोर्थ है फैक्ट फाइंडिंग विथ रूरल पीपल, तो वो सही है आपका सिन पाओ येंग, ठीक है। यदि समग्र अनंत है तो हमें ए ऑप्शन सही है कि न्यायादर्श विधि अपनानी चाहिए। निर्दर्शन विधि में चयन होता है, तो वो संभावना के आधार पर होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है कि न्यायदर्श का आकार जितना बड़ा होगा निष्कर्ष उतने ही विश्वसनीय होंगे, ठीक है। चलिए अब कथन और तर्क के 2-3 क्वेश्चन हैं। कथन है कि कथन को ए से डिनोट किया गया है कि यदि समग्र अनंत है तो न्यायदर्श विधि ही अधिक उपयुक्त है, और उसका तर्क यानी रीजन है, आर से डिनोट किया है, तो संगणना विधि अधिक खर्चीली है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। जो ए है यानी कथन है वो तो गलत है, लेकिन जो तर्क है, रीजन है, वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो ऑप्शन बी जो है वो एक असत्य कथन है कि न्यायदर्श का चुनाव पक्षपातपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, ये एक असत्य कथन है। देव निर्दर्शन प्रणाली, देखिए देव निर्दर्शन प्रणाली में ऑप्शन डी करेक्ट है। उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है कि एक तो पक्षपात रहित है, और बी की इस रीति द्वारा निर्दर्शन विभ्रमों की माप करना संभव है, और सी की न्यायदर्श का आकार ना बहुत बड़ा होना चाहिए और ना बहुत छोटा, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। देव निर्दर्शन प्रणाली है तो वो एक निष्पक्ष प्रणाली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि कोई भी न्यायदर्श अभिनति से प्रभावित नहीं हो सकता। समग्र के उस छोटे भाग को क्या कहा जाता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो हम कहते हैं निर्दर्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेष्ठ निर्दर्शन की विशेषता नहीं है? तो वह है अतार्किक आधार, डी। उस निर्दर्शन को क्या कहा जाता है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना प्रदान की जाती है? तो उसे हम देव, क्षेत्रीय और आकस्मिक, है ना, ये सभी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक श्रेष्ठ निर्दर्शन का
लक्षण है। तो पर्याप्त आकार, समग्र का प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। देव निर्दर्शन में इकाइयों का चयन किस पद्धति से होता है? तो देखिए तीनों पद्धतियां, लॉटरी पद्धति भी है, ग्रिड पद्धति भी है और देव संख्या सारणी पद्धति भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रश्नों के सामने जब एक निश्चित वैकल्पिक उत्तर दिए जाते हैं तो आप कौन सी प्रश्नावली कहेंगे? तो हम कहेंगे बंद प्रश्नावली, ऑप्शन ए। प्रश्नावली के साथ अनुसंधान करने वाली संस्था या व्यक्ति द्वारा एक पत्र भेजा जाता है तो उस पत्र को क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे सहगामी पत्र, ऑप्शन सी। जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती तब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास किस प्रकार का पत्र भेजा जाता है? तो उसे हम एक अनुगामी पत्र भेजते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही जोड़े बनाने हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इनमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है। मतलब कहने का ये है कि जो फर्स्ट नंबर पे दिया है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, तो अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया था, तो वो लिखी थी गुडे व हार्ट ने। उसके बाद बोगार्ट्स ने लिखी थी सोशियोलॉजी, और जो थर्ड नंबर है सोशल रिसर्च, तो वो लिखी थी लुंडबर्ग ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही है। चलिए सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ए ऑप्शन जो है वो सही है कि तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि अनुसूची है। असत्य कथन पहचानिए, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है कि अनुसूची में साक्षात्कार का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च, तो ये लिखी थी बोगार्ट्स ने। और जो आपका 2 नंबर है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये लिखी है पीवी यंग ने। और जो आपका मेथड्स इन सोशल रिसर्च है तो वो लिखी है गुडे व हार्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रतिबंधित एवं अप्रतिबंधित दोनों प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, तो उसको ऑप्शन सी मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। निम्नांकित में से प्रश्नावली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक सही है? तो वो है ऑप्शन ए अस्पष्ट प्रश्न। चित्रमय प्रश्नावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो ऑप्शन ए सही है कि अशिक्षितों के लिए किया जाता है। प्रश्नावली के प्रयोग में बी सही है कि कम धन खर्च होता है। प्रश्नावली एक पद्धति है और इस पद्धति का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? तो वो विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है, ऑप्शन ए। प्रश्नावली को ए की सूचना देने वाला स्वयं भरता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छी अनुसूची की है? तो देखिए उसमें भाषा की सरलता, प्रश्नों की क्रमबद्धता और सीमित आकार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, है ना, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी चित्रमय अनुसूची। अनुसूची के द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो देखिए अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ऑप्शन ए सही है आपका। निम्नांकित में से कौन सा अनुसूची का गुण है? तो ऑप्शन बी अत्यधिक प्रत्युत्तर। ठीक है, प्रत्युत्तर। एक शोधकर्ता ने गांव का सर्वेक्षण करके लोगों की बचत प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन आधारित है, तो वो होगा क्योंकि गांव की सर्वेक्षण करके लोगों की बचत प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया, तो ये प्राथमिक समंकों पर निर्भर करता है, प्राइमरी डेटा पर। ठीक है, प्रश्नावली किसके द्वारा भरी जाती है? तो वो सूचकों के द्वारा भरी जाती है। अनुसूची में भाषा होती है, वो होती है सामान्य।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी कि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता एवं सूचनादाता का प्रत्यक्ष संपर्क होता है ना, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो तीनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सही है कि प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सूचना दाताओं के द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनाओं दाताओं द्वारा पर ही किया जाता है और प्रश्नावली के समय प्रश्नावली सहगामी पत्र भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की विश्वसनीयता को बढ़ाने वाला कौन सा कारक सही है? तो वह प्रश्नावली सहगामी पत्र। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक सही है? तो वह है अस्पष्ट प्रश्न। चित्रमय प्रश्नावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षकों के लिए। प्रश्नावली के प्रयोग में, है ना, तो ऑप्शन बी कम धन खर्च होता है। प्रश्नावली एक पद्धति है, इस पद्धति का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? ऑप्शन ए विस्तृत क्षेत्र में। प्रश्नावली पद्धति के द्वारा सूचना मिलने में, ऑप्शन डी सुविधा रहती है। प्रश्नावली के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के लोगों से सूचना मिलती है? तो ऑप्शन ए सही है कि शिक्षित वर्ग के लोगों से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही सही हैं कि अनुसूची यथार्थ सूचनाएं संकलित करने में सहायक है। अनुसूची में प्रश्नावली की अपेक्षा अधिक प्रत्युत्तर की संभावना रहती है। अनुसूची में साक्षात्कार एवं अवलोकन की भी सुविधा होती है ना, तो सही आपका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अनुसूची पद्धति उपयोगी होती है क्योंकि ऑप्शन डी इसमें धन अधिक व्यय होता है। ठीक है, चलिए, वह कौन सी अनुसूची है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रलेखों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो होती है प्रलेख अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का गुण है? तो वह है अत्यधिक प्रत्युत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें सूचनादाता गुप्त एवं आंतरिक जीवन से संबंधित आंकड़े भी मुक्त रूप से प्रदान कर सकते हैं? तो वह है प्रश्नावली। और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नावली सहगामी पत्र का होना भी अनिवार्य है? उसका भी आंसर है प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निर्देशन में अभिनति आने की संभावना अधिक होती है? तो वो भी आंसर है आपका प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निर्देशन में अभिनति आने की संभावना अधिक होती है? तो सही आंसर है प्रश्नावली। चलिए, एक औसत अनुसूची का प्रमाणिक आकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है, 8x12। प्रश्नावली के द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए ऑप्शन सी सही है कि प्रश्नावली को सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। सहगामी पत्र क्या है? तो ऑप्शन डी सही है कि उत्तरदाता को दिया जाने वाला अनुरोध पत्र है। प्रश्नावली का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति, ऑप्शन बी, इसे लौटाते नहीं है। ठीक है, अनुसूची रीति का प्रमुख दोष यह है कि ये, ऑप्शन सी, अधिक खर्चीली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही है कि सामान्यतः अनुसंधान का अर्थ ज्ञान की खोज है। किस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है? तो वो होती है असंरचित साक्षात्कार। ठीक, वह साक्षात्कार जो न तो पूर्ण रूप से
संरचित होता है और न ही पूर्णतः असंरचित, उस साक्षात्कार को कहते हैं। तो हम कहते हैं अर्ध संरचित साक्षात्कार। केंद्रिक साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने किया? तो वो है ए मर्टन। किस प्रकार के साक्षात्कार को अनियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं? ऑप्शन सी अनिर्देशित। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है? सी अप्रत्यक्ष संपर्क। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का गुण नहीं है? ए सीमित सूचनाओं की प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का दोष है? तो तीनों ही दोष हैं, अनावश्यक सूचनाएं, व्यक्तिगत पक्षपात और स्मृति पर निर्भरता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रश्नों की मानक सूची के आधार पर साक्षात्कार को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संरचित साक्षात्कार। ठीक है। साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है। ये ऑप्शन नंबर बी ही सही है, घनिष्ठता स्थापित करना। ठीक है। औपचारिक साक्षात्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अव्यवस्थित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार, अनियोजित साक्षात्कार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पैनल अध्ययन में अधिकांशतः किस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग होता है? तो उसमें अधिकतर पुनरावृत्ति साक्षात्कार होता है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत विशेषता साक्षात्कार की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करती है? तो तीनों ही सही है, साक्षात्कारकर्ता का लिंग, साक्षात्कारकर्ता की जाति और साक्षात्कारकर्ता की विचारधारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न साक्षात्कार में नहीं पूछे जाने चाहिए? तो तीनों ही प्रश्न है, आदेश देने वाले, उपदेश देने वाले और निषेधात्मक। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 में प्रकाशित समंक है, तो है द्वितीयक समंक। डैश समंक मौलिक होते हैं, जो प्राथमिक समंक होते हैं वो मौलिक होते हैं। डैश समंक अनुसंधान के सर्वथा अनुकूल होते हैं। जो प्राथमिक समंक हैं वो अनुसंधान के सर्वथा अनुकूल होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो ये बी वाला सही है ऑप्शन, कि द्वितीयक समंकों को संशोधित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो सी सही है, मतलब असत्य कथन है कि द्वितीयक समंकों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित समंक है। ठीक है। चलिए, अब आपको इसमें कथन और तर्क दिए हैं। तो कथन ये है कि द्वितीयक समंकों को संशोधित करना आवश्यक है, और तर्क ये है कि द्वितीयक समंक निश्चित रूप से भ्रामक धारणा पर आधारित होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, कि जो आपका ए सही है, मतलब तर्क तो सही है लेकिन जो कथन है वो गलत है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें बी आपका ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब कि असत्य कथन है कि प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी कि प्राथमिक समंक भूतकाल की घटनाओं के अध्ययन में सहायक है। ठीक है। द्वितीयक सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही सही है कि द्वितीयक सामग्री के प्रयोग में पक्षपात की संभावना कम होती है। द्वितीयक सामग्री अतीत की घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है, और द्वितीयक सामग्री के प्रयोग से समय व धन की बचत होती है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है व्यूअर्स, इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो अभी खैर बहुत सारे हैं ना। क्वेश्चंस तो अभी इसमें 5-6 पार्ट में बताऊंगा आपको।
तो ये इसमें अभी फ़िलहाल 421 क्वेश्चन है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो नए तैयार मैंने किए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो ये MA सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर, MCOM सेकेंड ईयर का रिसर्च मैथोलॉजी और आपका BA थर्ड ईयर का सोशल रिसर्च मैथड। ठीक है, तीनों के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। थैंक यू व्यूअर्स।